हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्लास मिलती है, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करते हैं। तो उसी तरह से आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन की सदस्यता के बारे में। सदस्यता का मतलब यह है कि वहां की स्थायी सदस्यता के बारे में इंडिया के द्वारा परमानेंट मेंबर बनाए जाने की बात की जा रही है। जिसमें क्या हुआ कि एक पत्रकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका, जो बाइडेन की सरकार का जो वहां पर प्रतिनिधि है, कहां पर, यूनाइटेड नेशन में, उससे एक पत्रकार ने पूछा कि क्या इंडिया को परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए, तो उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि हम यूनाइटेड नेशन के विस्तार को सपोर्ट करते हैं, लेकिन किसी भी कंट्री को परमानेंट मेंबर बनाए जाने की बात पर सपोर्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो की इंपॉर्टेंस समझेंगे, यह किस तरह से हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीएस पेपर 2 में आपके कहां से इंटरनेशनल रिलेशनशिप और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। मेंस में यहां से लिखने के लिए आ सकता है जो 2021 वाले हैं। डीपली समझेंगे इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं कि यूनाइटेड नेशन क्या है, यूएनएससी क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसके लिए यहां बातें की जा रही हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। साथ ही साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि स्थायी जो वहां के मेंबर हैं, स्थायी सदस्य हैं, उनको क्या वरीयता दी जाती है, जो अस्थायी हैं उनको क्या वरीयता दी जाती है, और इंडिया के द्वारा स्थायी सदस्यता लेने के लिए क्या वो चीजें हैं इंडिया के पास, वह योग्यता इंडिया रखता है जिसकी वजह से उसे वहां पर शामिल किया जाए। सारी चीजों पर हम लोग डीपली बात करेंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए टॉपिक पर आते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ, आप सबको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता इंडिया के द्वारा की जा रही है। ठीक है, इसी तरह से क्या हुआ कि वहां पर एक पत्रकार ने यूएसए के प्रतिनिधि से पूछा कि क्या इंडिया को प्रेजेंट टाइम में वहां का परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए, तो उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया। तो अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यूनाइटेड नेशन क्या है, फिर समझेंगे कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसमें ये मेंबर बैठते हैं क्यों गठित की गई, उसका उद्देश्य क्या था, साथ ही साथ स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की भूमिका क्या होती है। बहुत डीपली समझेंगे, मेंस में यहां से प्रश्न बन सकता है, इसलिए चीजों को सही तरीके से कलेक्ट करने की कोशिश करिएगा। जो चीजें मैं बोल रहा हूं सुनने का प्रयास करिए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कहां पर चलेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। साल कौन सा था, 1939 से 1944 तक चला था क्या सेकेंड वर्ल्ड वार। उसकी समाप्ति के बाद विश्व स्तर पर एक संगोष्ठी की गई और आपस में बात की गई कि क्यों ना हम एक ऐसा संगठन बनाएं जो युद्ध आदि की समस्याओं को वैश्विक लेवल पर खत्म कर दे। तो उसी की जरूरत को पूरा करने के लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं। यह विश्व की संसद बोला जाता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जितनी मेंबर कंट्रियां हैं वहां के मेंबर बैठते हैं और आपस में सहमति के अनुसार से वैश्विक लेवल पर कार्य करते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो साल 1945 में। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। मैं इसे अब जोड़ने वाला हूं पार्लियामेंट से, जैसे इंडिया में है। रीजन क्या है, क्योंकि जो उसकी यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें मेंबरशिप के लिए जद्दोजहद करते हैं लोग, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, आप लोगों ने इंडिया में पार्लियामेंट देखा, बहुत सारे वहां पर एमपीज होते हैं, ठीक है, सांसद होते हैं, लेकिन उन सब में से कुछ लोगों को चयनित करके एक कैबिनेट का गठन किया जाता है जो पूरी तरह से रूल एंड रेगुलेशन लागू करता है। ठीक, क्या होता है, पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में मेंबर होते हैं, उन मेंबरों की एक कमेटी बनाई जाती है जिसे हम लोग कैबिनेट बोलते हैं, मिनिस्टर्स बोलते हैं। ठीक, सेम इसी तरह से यूनाइटेड नेशन में मेंबर कंट्रियां बहुत सारी हैं। ठीक, लेकिन उनमें से वोटिंग करवाई जाती है कि कितने लोगों को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया जाना चाहिए। जैसे पार्लियामेंट में कैबिनेट होता है, उसी तरह से यूनाइटेड नेशन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होता है, जिसके माध्यम से सारे कार्य किए जाते हैं। तो वहां पर जितनी कंट्रियां होती हैं वो वोटिंग करती हैं कि हाँ, हम इन्हें क्या करेंगे, अस्थायी सदस्य के रूप में चयनित करते हैं। तो देखिए, उसमें कुल 5 सदस्य ऐसे हैं जो स्थायी हैं। कब से हैं, जब 1945 में यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया तो परमानेंट मेंबर के तौर पर 5 कंट्रियां लाई गई थी। कौन कौन सी हैं, एक यूएसए है, एक यूनाइटेड किंगडम है, और एक आपका कौन सा है, फ्रांस है, और उसके साथ ही चाइना है और यूएसएसआर है।
आज का जो रसिया है वह पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। साल 1991 में 1991 में उसका विभाजन किया गया तो उससे कुल 15 कंट्रियां निकली थी। तो स्थायी मेंबरशिप कितनी है वहां की? 5 लोगों की। कुल मेंबर कितने बैठते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में? तो 15 बैठते हैं, जिसमें 5 क्या हैं? स्थायी हैं। कौन कौन से हैं? यूएसए हो गया आपका, यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस हो गया और उसके साथ यूएसएसआर हो गया और चाइना हो गया। ठीक, इतनी कंट्रियां क्या है वहां की स्थायी सदस्य हैं। इन्हें वीटो पावर दिया गया है। वीटो पावर क्या होता है इसके बारे में हम लोग डीपली समझेंगे। और बाकी जो कंट्रियां होती हैं 10 वो अस्थायी तौर पर होती हैं। उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर यूनाइटेड नेशन में क्या किया जाता है? वोटिंग की जाती है कि कौन सी कंट्री को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना जाए। तो इंडिया 8वीं बार चुना गया है यूनाइटेड नेशन में। किस तरह से? नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर, अस्थायी सदस्य के तौर पर इंडिया के द्वारा मांग उठाई जा रही है कि हमें भी परमानेंट मेंबर का दर्जा दिया जाए, जिससे कि हम भी अपनी बातों को रख सके। लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। अंतर आपने समझा कि वहां पर क्या है? 15 मेंबर हैं, 10 कैसे हैं? अस्थायी हैं, 5 कैसे हैं? स्थायी हैं। ठीक, अब बात आती है कि स्थायी मेंबर जो होते हैं परमानेंट, उन्हें शक्ति कौन से दी गई? उन्हें वीटो शक्ति दी गई है। ठीक, वीटो पावर क्या होता है? यह देखिए, उसमें क्या होता है कि जब किसी भी कंट्री के लिए कोई निर्णय लिया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेकर चलते हैं किसी भी कंट्री को। मान लीजिए कि इजराइल है। क्या कर रहा है इजराइल? कि वह अटैक करने पर उतारू है, कि किसी कंट्री पर वह अटैक करने वाला है। ध्यान से समझेंगे, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं। ठीक, इजराइल क्या कर रहा है कि किसी कंट्री पर अटैक कर रहा है। यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ? कमेटी बैठी और बात की गई कि इस पर वोटिंग करवाई जाए उसे नियंत्रित करने के लिए। तो जो 15 मेंबर हैं उनमें से 9 मेंबर्स की, 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। अगर 9 लोग क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं कि नहीं उसे रोका जाए, तो जितनी कंट्रियां हैं सबकी सेनाएं मिलकर उसे कंट्रोल करेंगी। ठीक, तो वह रुक जाएगा। लेकिन अब बात आती है वीटो पावर की। जो परमानेंट मेंबर हैं, अगर सब लोगों ने सपोर्ट किया और उसमें से एक परमानेंट मेंबर किसके साथ? इजराइल के साथ खड़ा हो गया कि नहीं इजराइल सही है, तो सारे के सारे जो मेंबर होंगे उनको अपना निर्णय अमान्य घोषित करना पड़ेगा। तो यह है वीटो पावर कि अगर कोई भी परमानेंट कंट्री जो वहां पर है, परमानेंट मेंबर है, अगर वह किसी भी निर्णय के खिलाफ हो जाता है तो उस निर्णय को पूरी तरह से खत्म करना पड़ता है। ठीक, इंडिया इसी की डिमांड कर रहा है कि हमें भी वहां पर परमानेंट मेंबर बनाया जाए, हमें भी वीटो पावर की आवश्यकता है। तो क्या इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो डिमांड कर रही है कि हमें वहां पर परमानेंट मेंबरशिप दी जाए? नहीं। तो कितनी कंट्रियां हैं? 4 कंट्रियां हैं। कौन कौन सी? इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील। 4 कंट्रियां ऐसी हैं जो वहां पर परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड कर रही हैं और इन्हें परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जा रहा है। इन जो चारों कंट्रियों का मैंने अभी नाम लिया है, इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील, ये चारों कंट्रियां G4 के नाम से जानी जाती हैं। कई एग्जाम में प्रश्न बना है कि G4 कंट्रियों में कौन सी कंट्री शामिल नहीं है, तो ये 4 कंट्रियां शामिल हैं, याद रखेंगे। इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राजील, ये 4 कंट्रियां हो गई डिमांड जो कर रही हैं कि हमें वहां पर परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। इसके अगेंस्ट 4 कंट्रियां हैं, वो मना कर रही हैं कि किसी को भी परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जाए। वो कौन कौन सी हैं? तो पड़ोसी जो 4 कंट्रियां हैं इनके पड़ोसी। इंडिया का विरोध कौन कर सकता है? पाकिस्तान। जर्मनी का पड़ोसी कौन है? इटली। फ्रांस का पड़ोसी, सॉरी, जर्मनी का पड़ोसी इटली है। और साथ ही साथ अगर ब्राजील का पड़ोसी हम लोग देखें तो कौन सा है? अर्जेंटीना है। और जापान का पड़ोसी देखें तो साउथ कोरिया है। ये 4 कंट्रियां विरोध कर रही हैं। तो इस तरह से इनकी डिमांड को 4 कंट्रियों के द्वारा विरोध करके दबाया जा रहा है और इन्हें परमानेंट मेंबरशिप नहीं दी जा रही है। इंडिया ने क्या कहा कि अगर आप किसी को नहीं दे सकते हो, उनकी एलिजिबिलिटी भी उतनी नहीं है, तो आप हमें तो मेंबर बना सकते हो। तो इंडिया से पूछा गया कि मैं आपको मेंबर क्यों बना दूं, आप में ऐसा क्या खास है? तो इंडिया ने कहा कि वर्ल्ड की मैं एक ऐसी कंट्री हूं, या फिर इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कहीं पर है तो वह इंडिया में है। ठीक है, यहां पर हम लोग को देखेंगे, इसे सबसे बहुत सही तरीके से समझेंगे। ठीक, साथ ही साथ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाली कंट्री इंडिया है। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की रफ्तार इंडिया की है। 3 पॉइंट हो गए।
ये मेंस में आप लोग लिख सकते हैं। अगर मेंस में प्रश्न बना कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्य के तौर में स्थापित किया जाए या उसे दर्जा दिया जाए, उसके लिए इंडिया के पास योग्यता क्या क्या है, तो आप लोग ये सारी चीजें लिख सकते हैं। पहली कौन सी, कि इंडिया क्या है, एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक राज्य है या देश है। दूसरा क्या, विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, सेकंड नंबर पर। पहले पर चाइना है, इंडिया अब चाइना को भी पीछे छोड़ने वाला है, ये आप लोग देख ही रहे होंगे। थर्ड पे बात क्या रखेंगे आप लोग, कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही है। चौथे पॉइंट पे आप लोग ये लिख सकते हैं कि इंडिया वहां का स्थापना सदस्य भी है। जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में की गई, तब भी इंडिया वहां का सदस्य था। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि साल 1950 और 1955 में इंडिया के लिए ऑफर किया गया था कि आप परमानेंट मेंबर हो जाइए, लेकिन इंडिया ने उस समय क्या किया था, मेंबरशिप नहीं ली थी, जिस वजह से चाइना को मेंबरशिप दी गई है। ठीक, तो ये भी समझेंगे कि इंडिया ने उस समय क्यों नहीं लिया था। ठीक, तो बहुत सारी योग्यताएं हैं। अब हम लोग बोर्ड पर चलेंगे, एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, न्यूज हम लोगों ने जान लिया कहां से बनी थी, कि यूनाइटेड नेशन में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि से एक प्रवक्ता ने पूछा कि क्या इंडिया को स्थायी सदस्यता देनी चाहिए, परमानेंट मेंबरशिप, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो इस वजह से हम लोग डीपली समझने का प्रयास करेंगे। प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने मेंबर हैं, तो कुल 15 हैं, स्थायी 5 हैं, परमानेंट और नॉन परमानेंट 10 हैं, अस्थायी 10 हैं। स्थायी कौन कौन सी हैं, यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, रसिया है और चाइना है। चाइना बाद में जोड़ा गया, कब, जब इंडिया ने मना कर दिया था। अब बात आई कि स्थायी सदस्यता के लिए भारत को प्रस्ताव कब दिया गया, तो 1950 में अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा दिया गया था। 1955 में यूएसएसआर के द्वारा। मैंने अभी बात की थी कि ये जो यूएसएसआर है, साल 1991 में इसका विभाजन हुआ, तो यह रसिया के रूप में आया और कुल 15 कंट्रियां इससे निकली थी। ठीक, तो 1950 में यूएसए ने इंडिया को क्या किया, ऑफर किया कि आप परमानेंट मेंबरशिप ले लो, इन्होंने मना कर दिया। 1955 में यूएसएसआर ने इन्हें ऑफर दिया, फिर मना कर दिया। तो बात आती है कि वीटो क्या है, जो इंडिया जद्दोजहद कर रहा है कि हमें वहां पर परमानेंट मेंबरशिप दी जाए वीटो पावर के लिए, तो वह वीटो पावर है क्या। किसी भी निर्णय के लिए 15 में से 9 देशों का समर्थन आवश्यक है, 9 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। लेकिन 9 नहीं, अगर 14 कंट्रियों ने भी, 14 मेंबर ने भी सपोर्ट कर दिया और एक स्थायी सदस्य ने, एक परमानेंट मेंबर ने मना कर दिया, तो पूरा का पूरा निर्णय भंग हो जाएगा। ये हम लोगों ने समझा। कितने देश स्थायी सदस्यता चाहते हैं, तो इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राजील। इसके नीचे मैंने ये सारी कंट्रियां लिख दी हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। इन्हें G4 के नाम से जाना जाता है, इन्हें UFC के नाम से जाना जाता है। इंडिया का विरोध पाकिस्तान क्यों कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी जानता है कि मुझे तो मेंबरशिप मिलेगी नहीं, इंडिया को भी नहीं होना चाहिए। जापान का पड़ोसी दक्षिण कोरिया है, साउथ कोरिया। आप सबको पता होगा कि साउथ कोरिया पर बहुत पहले ही जापान ने शासन किया था। ठीक, तो ये चीज हो गई। जर्मनी का विरोध इटली क्यों कर रहा है, आप सबको पता होगा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जो धुरी राष्ट्र थे कौन कौन से थे, जर्मनी, जापान और इटली ही थे। इन्होंने युद्ध हारा था। यूएसए के द्वारा क्या किया गया था, परमाणु बम गिराया गया था जापान में, तभी जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। तो जापान, जर्मनी और इटली, ये 3 कंट्रियां थी जो हारी थी। ठीक है, लेकिन इटली एक ऐसी कंट्री थी कि जब देखा कि वो लोग हार रहे हैं तो यह मित्र राष्ट्रों के साथ चला गया, यूएसए और रसिया के साथ चला गया। ठीक है, और इस वजह से दरबदलू है, तो यह तो जानता है कि हमें मेंबरशिप मिलेगी नहीं, इस वजह से जर्मनी इसका पड़ोसी है तो इसका विरोध करता है। ठीक, अब ब्राजील का पड़ोसी अर्जेंटीना है, आप सबको पता होगा। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की ये दोनों कंट्रियां हैं। ब्राजील के नीचे अर्जेंटीना पड़ता है, तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की बड़ाई नहीं देख सकता, इस वजह से यह भी विरोध कर रहा है। ठीक, अब यहां पर आए तो देखिए भारत को क्यों मिलनी चाहिए स्थायी सदस्यता। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र यहां पर है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या यहां पर है, सबसे तेज गति करने वाली अर्थव्यवस्था इंडिया की है। भारत यहां का स्थापना सदस्य भी था। ठीक है, 8 बार अस्थायी सदस्यता भी इंडिया पा चुका है, मतलब 16 वर्षों तक यह यूनाइटेड नेशन में बना रहा, प्रेजेंट टाइम में है भी और अध्यक्षता कर रहा है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा लागू किए गए सारे थ्योरीज को यह फॉलो करता है, सिद्धांतों को। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना भी इंडिया के पास है।
विश्व शांति के लिए दुगनी शांति सेना भेजा था। होता नहीं है कि जब वर्ल्ड लेवल पर कहीं पर डिस्प्यूट होता है तो कंट्रियों के द्वारा अपनी सेनाएं भेजी जाती हैं शांति के लिए, पीस फोर्स बोला जाता है उसे। तो इंडिया ने प्रत्येक कंट्री के मुकाबले 2 गुने तरीके से डबल रूप में इसने सेनाएं भेजी थी। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया न्यूक्लियर पावर होने पर भी किसी को आज तक धमकी नहीं दिया है कि हम आप पर न्यूक्लियर चलाएंगे, क्योंकि इंडिया का न्यूक्लियर का जो सिद्धांत है वह क्या है कि हम पहले यूज नहीं करेंगे। अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर से अटैक किया जा रहा है तो हमारा पहला हमला ऐसा होगा कि दुश्मन को बहुत ज्यादा क्षति हो। मतलब हम पहले नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर हम पर किया गया तो आत्मरक्षा के लिए हम प्रयोग करेंगे। एक न्यूक्लियर पावर वाली कंट्री की यह सोच बहुत बड़ी मानी जा सकती है। ठीक, अब बात आती है, टॉपिक हम लोग समझ गए कि आखिरकार यूएसए विरोध क्यों कर रहा है। आप सबको पता है कि यूएसए मनमानी करना चाहता है। इंडिया का यहां पॉइंट आप लोगों ने देखा, इस पर ध्यान नहीं दिए होंगे, क्या कि यूएन के सभी सिद्धांतों को फॉलो करता है। अगर इंडिया वहां का परमानेंट मेंबर हो जाएगा तो यह यूनाइटेड नेशन के सारे रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करेगा और साथ की जो कंट्रियां उनसे फॉलो भी करवाएगा। तो यूएसए अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्या है, यूएसए के द्वारा इंडिया की मेंबरशिप पर विरोध किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं टॉपिक थोड़ा लेंथी था, लेकिन मैंने कोशिश की कि आप लोगों को सही तरीके से एक्सप्लेन करूं। एक्सप्लेनेशन कैसा था, कैसा लगा, वीडियो पसंद आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। मुझे जहां तक लगता है आज ज्यादा बड़ा टॉपिक होने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा लेजीपना था। मैंने कोशिश पूरी की थी, बाकी आप लोगों के ऊपर है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।